सुभाषीष प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत कक्षा 4 की हमारा परिवेश पाठ्य पुस्तक का पाठ 8 पौधे के भाग एवं उनके कार्य का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस भाग में हम पत्ती के कार्यों को समझेंगे, फल, फूल और बीज के बारे में जानेंगे, साथ ही पौधों में अनुकूलन के बारे में भी जानेंगे। बच्चों, यह भाग शुरू करने से पहले एक बार संक्षिप्त में जान लेते हैं कि पिछले भाग में हमने क्या क्या जाना था। बच्चों, पिछले भाग में हमने जाना था कि किसी भी पौधे के मुख्य रूप से 5 भाग होते हैं: जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। इसके बाद हमने जड़ की संरचना और जड़ के कार्यों को जाना था। जड़ पौधे का भूमि की सतह के नीचे पाया जाने वाला भाग होता है। जड़ किसी भी पौधे को मजबूती से मिट्टी में जमाए रखती है और पौधे के लिए आवश्यक जल और पोषक तत्वों का मिट्टी से अवशोषण करती है। इसके बाद हमने जाना था तने के कार्यों को और तने की संरचना को। बच्चों, तना जो होता है वह जड़ से ऊपर वाला भाग होता है। तना जो है वह हमें जमीन की सतह यानी भूमि की सतह के बाहर दिखाई देता है। तने में छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं। तना किसी भी पौधे को सीधा खड़ा रखता है और तने में पाई जाने वाली नलिकाएं जड़ के द्वारा अवशोषित जल और पोषक तत्वों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं और यही नलिकाएं पत्तियों में बनने वाले भोजन को भी पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। और इसके बाद बच्चों हमने जाना था पत्ती की संरचना के बारे में। आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे पत्ती के कार्यों को। बच्चों, पत्ती के मुख्य रूप से 3 कार्य होते हैं: प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन और श्वसन। पत्ती के इन कार्यों को विस्तार से समझने से पहले हम लोग एक बार संक्षिप्त में पत्ती की संरचना के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले भाग में जाना था, किसी भी पत्ती का जो हरा रंग होता है वह उसमें पाए जाने वाले वर्णक पर्णहरित यानी क्लोरोफिल के कारण होता है। और पत्तियों की 2 सतह होती हैं, पत्ती की निचली सतह और ऊपरी सतह। दोनों ही सतहों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें पर्णरंध्र कहते हैं। इन्हीं पर्णरंध्रों के माध्यम से पत्तियां गैसों का आदान प्रदान करती हैं। बच्चों, अब जानते हैं पत्ती के कार्य प्रकाश संश्लेषण के बारे में। आप लोग ये तो जानते ही हो कि हम सभी के घरों में एक स्थान होता है जहां पूरे परिवार के लिए खाना यानी भोजन बनाया जाता है और वह स्थान कहलाता है हमारे घर का रसोई घर। बच्चों, इसी प्रकार पौधे का भी एक भाग होता है जिसमें पूरे पौधे के लिए भोजन बनाया जाता है। क्या आप बता सकते हैं पौधे का वह कौन सा भाग है जिसमें पूरे पौधे के लिए भोजन बनाया जाता है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनमें पूरे पौधे के लिए भोजन बनाया जाता है। इसीलिए पत्तियां पौधे का रसोई घर भी कहलाती हैं। अब आप लोग जान गए हैं पौधे का रसोई घर क्या होता है। पौधे की पत्तियां। बच्चों, पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाती हैं। पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, पौधे के लिए आवश्यक जल पौधे की जड़ के द्वारा अवशोषित किया जाता है। यह जल तने की छोटी छोटी नलिकाओं के माध्यम से पत्तियों में पहुंच जाता है। पत्तियां पर्णरंध्रों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं
सूर्य का प्रकाश दिन के समय सूर्य से प्राप्त होता है और पर्णहरित यानी क्लोरोफिल तो पत्तियों में पाया ही जाता है। यह सभी मिलकर पौधे के लिए भोजन बनाते हैं। बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे के लिए भोजन तो बनता ही है, साथ ही ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। यह ऑक्सीजन गैस पत्तियों में पाए जाने वाले पर्णरंध्रों के माध्यम से हमारे वातावरण में घुल जाती है। बच्चों, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है यानी भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है वह दिन के समय होती है, रात को यह प्रक्रिया नहीं होती। क्या आप बता सकते हैं रात के समय प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं होती? यदि आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो समझ जाएंगे कि रात के समय सूर्य का प्रकाश नहीं होता और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए रात के समय प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती। बच्चों, जो पेड़ पौधे होते हैं वह हमारे वातावरण को शुद्ध भी करते हैं। आइए जानते हैं पेड़ पौधे हमारे वातावरण को किस प्रकार शुद्ध करते हैं। पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। हम सभी लोग सांस लेने में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, यानी सांस लेने में हम कौन सी गैस अंदर लेते हैं? ये तो बहुत आसान है, आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी सांस लेने में ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। वहीं पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। यह ऑक्सीजन गैस पर्णरंध्रों के माध्यम से निकलकर हमारे वातावरण में घुल जाती है और हमारे वातावरण को शुद्ध करती है। बच्चों, पेड़ पौधे ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत होते हैं, इसीलिए हम सबको अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए जिससे हमारा वातावरण शुद्ध रहे। बच्चों, आपने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तो जान ली। अब हम बढ़ते हैं और जानते हैं पत्ती के एक और कार्य वाष्पोत्सर्जन के बारे में। वाष्पोत्सर्जन को इंग्लिश में ट्रांसपिरेशन कहते हैं। बच्चों, ये बात तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं कि पौधे की जो जड़ होती हैं वो पौधे के लिए आवश्यक जल का मिट्टी से अवशोषण करती हैं। इस जल में से जितना जल पौधे के लिए आवश्यक होता है वह जल तो पौधा प्रयोग करता है और आवश्यकता से अधिक जल यानी पौधे की आवश्यकता से अधिक जो जल होता है, जिसे हम अतिरिक्त जल भी कह सकते हैं, उसे पौधे की पत्तियां अपने पर्णरंध्रों के माध्यम से वाष्प के रूप में बाहर निकाल देती हैं। किसके माध्यम से? पर्णरंध्रों के माध्यम से वाष्प के रूप में बाहर निकाल देती हैं। पौधे में से अतिरिक्त जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालने की इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। बच्चों, वाष्पोत्सर्जन की इस प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझने के लिए अब हम लोग एक प्रयोग के बारे में जानेंगे। आप चाहें तो यह प्रयोग अपने घर में करके देख सकते हैं। इसके लिए आप एक पौधा लें, उस पौधे की एक शाखा को पत्ती सहित पॉलीथीन की थैली से अच्छी तरह से बांध लें और कुछ समय के लिए इस पौधे को धूप में रख दें। लगभग 2 घंटे बाद आप देखेंगे कि पॉलीथीन की थैली में पानी की कुछ बूंदें इकट्ठी हो जाएंगी। बच्चों, यह बूंदें कहाँ से आईं? यदि हम इस पर विचार करें तो जानेंगे कि पौधे का जो अतिरिक्त जल होता है वह पर्णरंध्रों के माध्यम से वाष्प के रूप में बाहर निकला और पॉलीथीन की थैली की सतह से टकराकर ठंडा होकर पानी की बूंदों में बदल गया। यही पानी की बूंदें हमें पॉलीथीन की थैली में दिखाई देंगी। यानी पॉलीथीन की थैली की पानी की बूंदें पौधे का अतिरिक्त जल हैं जो पर्णरंध्रों के माध्यम से वाष्प के रूप में बाहर निकलकर ठंडी होकर पानी की बूंदों में बदल गई। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पत्ती के एक और कार्य
श्वसन के बारे में। बच्चों, जिस प्रकार हम सभी सांस लेते हैं उसी प्रकार पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। पेड़ पौधों के सांस लेने की इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन को इंग्लिश में रेस्पिरेशन कहते हैं। बच्चों, सांस लेने की प्रक्रिया में पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। बिल्कुल हमारी तरह ही हम लोग भी ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। इसी तरह पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। श्वसन की यह प्रक्रिया पेड़ पौधों में दिन और रात दोनों ही समय होती है, यानी पेड़ पौधे दिन और रात दोनों में श्वसन कर रहे हैं। आप लोग इस चित्र में देख रहे हैं, यह पौधे की श्वसन क्रिया को दर्शाने वाला चित्र है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है और ऑक्सीजन गैस पत्तियों के अंदर जा रही है। बच्चों, आप लोग पत्ती के इन तीनों कार्यों को तो अच्छी तरह से समझ गए। बाष्पोत्सर्जन, जिसमें पत्तियां पौधे के लिए भोजन बनाती हैं। बच्चों, प्रकाश संश्लेषण, जिसमें पत्तियां पौधे के लिए भोजन बनाती हैं। बाष्पोत्सर्जन, जिसमें पौधे का अतिरिक्त जल पौधे की पत्तियों के पर्णरंध्रों के माध्यम से बाहर निकलता है। और श्वसन, जिसमें पौधे सांस लेते हैं। अब हम लोग जानेंगे पौधे के एक बहुत सुंदर और आकर्षक भाग के बारे में। हम सभी लोगों को यह भाग बहुत पसंद होता है। आप लोग, यह भाग सुंदर तो होता ही है, साथ ही में सुगंधित भी होता है। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस भाग की बात कर रही हूँ। बिल्कुल सही समझे हैं आप। मैं बात कर रही हूँ फूल की। आप लोगों ने अपने आसपास रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फूल देखे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं किसी भी फूल के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं? आइए जानते हैं फूल के इन चारों भागों के बारे में। फूल के 4 भाग हैं बाह्यदल, दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। अब हम लोग एक एक करके फूल के इन सभी भागों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं बाह्यदल के बारे में। बच्चों, बाह्यदल को इंग्लिश में सेपल्स कहते हैं। फूल के सबसे बाहर जो हरे रंग की पंखुड़ियां होती हैं वह बाह्यदल कहलाती हैं। यह फूल के सभी भागों की रक्षा करती हैं। आप चित्र में देख रहे हैं, यह हरे रंग की जो पंखुड़ी है वह बाह्यदल है। अब जानते हैं दल के बारे में। बच्चों, दल, जो फूल की रंगीन पंखुड़ियां होती हैं वह दल कहलाती हैं। यह किसी भी फूल का सबसे सुंदर और आकर्षक भाग होती हैं। देखिए, इस चित्र में आप देख रहे हैं पीले रंग की यह पंखुड़ियां दल हैं। अब बढ़ते हैं और जानते हैं फूल के एक और भाग पुंकेसर के बारे में। फूल की रंगीन पंखुड़ियों के बीच में से पतली पतली लंबी संरचनाएं निकलती हैं जो सिरे पर फूली हुई होती हैं। यह संरचनाएं पुंकेसर कहलाती हैं। आप चित्र में देख रहे हैं यह लंबी लंबी पतली संरचनाएं जो सिरे पर फूली हुई हैं, यह कहलाती हैं पुंकेसर। अब जानते हैं फूल के चौथे भाग स्त्रीकेसर के बारे में। बच्चों, स्त्रीकेसर जो होता है वह फूल के ठीक मध्य का भाग होता है। फूल के ठीक मध्य में कीप जैसी यह संरचना होती है जो स्त्रीकेसर कहलाती है। अब आप लोग फूल के चारों भागों को अच्छी तरह से समझ गए हैं। फूल के सबसे बाहर जो हरे रंग की पंखुड़ियां होती हैं वह बाह्यदल कहलाती हैं। रंगीन पंखुड़ियों को दल कहते हैं। दल के बीच में से पतली पतली लंबी संरचनाएं जो सिरे पर फूली होती हैं पुंकेसर कहलाती हैं। और फूल के ठीक मध्य में जो कीप जैसी संरचना होती है वह स्त्रीकेसर कहलाती है। आप लोग फूल के इन भागों को तो बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं, किंतु बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं
फूलों से ही फल बनते हैं। आइए जानते हैं फल और बीज के बारे में। बच्चों, आप लोगों ने फल तो खाए ही होंगे। सभी को फल पसंद होते हैं, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, फल सभी को पसंद होते हैं। बच्चों, आप लोगों ने आम के पेड़ देखे होंगे और यह भी देखा होगा आम का फल आने से पहले आम के पेड़ पर सफेद रंग का बौर आता है। यह जो बौर होता है वह आम के पेड़ का फूल ही होता है जिनसे फल बनते हैं। बच्चों, ये जो बौर है वह आम के पेड़ का क्या है? फूल। और फूल से क्या बनता है? आम का फल। इसी तरह अन्य पेड़ पौधों पर भी फल लगने से पहले फूल बनते हैं और फूल से फल बनता है। फल आप लोग खाते ही हैं और ये भी देखते होंगे कि जब आप लोग फल खाते हैं तो फल के अंदर से बीज निकलते हैं। कुछ फलों में एक बीज निकलता है, वहीं कुछ फलों में बहुत सारे बीज निकलते हैं। आप लोगों ने आम खाया होगा। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं आम में कितने बीज निकलते हैं? आप लोग सोच रहे होंगे आम में तो एक गुठली निकलती है। बच्चों, ये जो गुठली होती है ना, वही आम का बीज होती है। इसी प्रकार अमरूद, नाशपाती, पपीता में बहुत से बीज निकलते हैं। फल जो होता है वो बीज को पूरी तरह से ढक कर रखता है, यानी फल बीज की रक्षा करता है, क्योंकि फल जो बीज होता है उसका बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। यदि किसी फल के बीज को जमीन के अंदर डाल दिया जाए और उसे पानी और सही वातावरण मिल जाए तो यह बीज एक नए पौधे को जन्म देता है, यानी बीज से एक नया पौधा जन्म लेता है। आप लोग समझ गए होंगे, फूल से फल बनता है और फल से बीज बनता है। बीज एक नए पौधे को जन्म देता है। बच्चों, हम कह सकते हैं कि फूल किसी पौधे की वंश वृद्धि यानी उसके ही जैसे एक नए पौधे को जन्म देने के लिए फल और बीज का निर्माण करते हैं। अब हम लोगों ने फूल, फल और बीज के बारे में अच्छी तरह से जान लिया, किंतु बच्चों, क्या कभी आपने विचार किया है कि कमल का पौधा जल में कैसे रह पाता है और नागफनी के पौधे पर कांटे क्यों पाए जाते हैं? विचार कीजिए, कभी आपने ये सोचा है? आइए हम लोग इन प्रश्नों का उत्तर समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं पौधों में अनुकूलन के बारे में। अनुकूलन को इंग्लिश में एडेप्टेशन कहते हैं। बच्चों, जहां हम लोग रहते हैं वह हमारा निवास स्थान होता है, यानी वास स्थान होता है। इसी प्रकार कोई भी पौधा जहां वृद्धि करता है और बढ़ता है वह उसका वास स्थान होता है। अलग अलग वास स्थानों में यानी अलग अलग वातावरण में जो पौधे पाए जाते हैं उनके भागों की रचना एक दूसरे से भिन्न भिन्न होती है। अपने वास स्थान के अनुसार पेड़ पौधे अपने भाग यानी जड़, तना, पत्ती में कुछ परिवर्तन कर लेते हैं। पेड़ पौधों द्वारा अपने वास स्थान के अनुसार अपने भागों में परिवर्तन कर लेना ही अनुकूलन कहलाता है, यानी पेड़ पौधे जहाँ रहते हैं उस स्थान के अनुसार अपने भागों को थोड़ा सा परिवर्तित कर लेते हैं, या कह सकते हैं कि अपने भागों को अपने वास स्थान के अनुसार थोड़ा सा ढाल लेते हैं, और यही अनुकूलन कहलाता है। आप लोगों ने अपने आसपास बहुत से पेड़ पौधे देखे होंगे, जैसे नीम, आम, जामुन, गुड़हल, पीपल, गुलाब और भी बहुत से पेड़ पौधे। बच्चों, यह सभी पेड़ पौधे स्थलीय पेड़ पौधे हैं। इस पाठ में हमने स्थलीय पेड़ पौधों के भागों की रचना और उनके कार्यों को अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम लोग जानेंगे कि अलग तरह के परिवेश के जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें ऐसी क्या विशेषताएं होती हैं जिनके कारण वह अपने वास स्थान में जीवित रहते हैं और अच्छी तरह से बढ़ते रहते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जलीय पौधों के बारे में। बच्चों, जलीय पौधे जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ऐसे पौधे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां जल भरा रहता है।
बच्चों, जो जलीय पौधे होते हैं उनके तने लंबे, पतले, मुलायम और हल्के होते हैं। इनके तनों में हवा भरी रहती है, जिसके कारण यह बहुत हल्के होते हैं और हल्के होने के कारण यह पानी पर आसानी से तैरते रहते हैं। बच्चों, अब हमें हमारे एक सवाल का यानी एक प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है। ध्यान से सुनिएगा। जलीय पौधों के तने हल्के होते हैं, उनमें हवा भरी होने के कारण वह पानी में अच्छी तरह से तैरते रहते हैं। जलीय पौधों की पत्तियां हरी और चपटी होती हैं। कैसी होती हैं पत्तियां? हरी और चपटी। पत्तियों की जो संरचना होती है बच्चों, जो पत्तियों की सतह होती है वह मोम के जैसी बिल्कुल चिकनी होती है, जिससे इन पर पानी नहीं रुकता। जैसे ही इन पर पानी आता है, पत्तियों की मोम जैसी सतह से पानी फिसल जाता है, जिससे यह पत्तियां पानी में सड़ती नहीं हैं। कमल, कुमुदनी, जलकुंभी जलीय पौधों के ही उदाहरण हैं। बच्चों, हमें हमारे एक प्रश्न का उत्तर मिल गया कि कमल का पौधा पानी में कैसे रह पाता है। हम लोग अब समझ चुके हैं कि कमल का पौधा एक जलीय पौधा है और जलीय पौधों में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, जिनके कारण वह आसानी से पानी में रह पाता है। अब बच्चों, हम बढ़ते हैं और जानते हैं मरुस्थलीय पौधों के बारे में। बच्चों, मरुस्थल यानी जहां पानी की कमी होती है। ऐसे स्थान पर जो पौधे पाए जाते हैं उनकी पत्तियां बहुत कटीली होती हैं। पत्तियां कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। बच्चों, ऐसा इसलिए होता है ताकि पत्तियों से बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कम हो सके। बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को कम करने के लिए मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। इस पाठ में हमने जाना है कि बाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है उसमें पौधे से जल पत्तियों के माध्यम से बाष्प के रूप में निकलता है। इस प्रक्रिया को कम करने के लिए मरुस्थलीय पौधों की जो पत्तियां होती हैं वह कांटों के रूप में बदल जाती हैं, जिससे उनमें पानी कम बाहर निकलता है। और इनका जो तना होता है वह हरा, चपटा और गूदेदार होता है। इनके तने में भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है, यानी मरुस्थलीय पौधों का जो तना होता है चपटा और गूदेदार, उसमें भोजन बनता है और इसमें पानी भी इकट्ठा रहता है, जिससे पौधा पानी की कमी में भी बहुत समय तक जीवित रह सकते हैं।